दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 11 जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। और आज के भाग में है यानी भाग 7 में हम बात करेंगे आधुनिकता के दो मार्ग। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये जो अध्याय है, इस अध्याय में हम दो मुख्य अर्थव्यवस्थाओं के बारे में या दो देशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो एशिया के दो बहुत महत्वपूर्ण देश हैं। एक तो जापान के बारे में हम बात कर चुके हैं और एक चीन के बारे में पिछले भागों में हम बात कर चुके हैं। इन दोनों देशों की जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास है विशेषकर, वो किस तरीके का था उस पर हमने चर्चा की थी विस्तार से और इसके हर पहलू को हमने ध्यान से देखा। हमने देखा कि किस प्रकार चीन जो था वो एक बड़ी शक्ति था, लेकिन बाद में उस पर उपनिवेशवादी आक्रमण होते हैं और उपनिवेशवाद का शिकार होता है, लेकिन पुनः वो अपनी गति को प्राप्त करता है, लेकिन उसे काफ़ी लंबा समय लगता है उसको प्राप्त करने में, और वो एक आधुनिक शक्ति के रूप में उभरता है। वैसे ही हमने देखा था कि किस प्रकार जापान जो था एक छोटा सा देश था, लेकिन उसके बावजूद भी, एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी जापान ने किस प्रकार से अपना साम्राज्य शासन स्थापित किया, किस प्रकार आधुनिकीकरण का रास्ता उसने अख्तियार किया, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था विस्तार से जो पीछे के भाग थे उनमें। आज हम ये देखते हैं कि आखिर ये जो आधुनिकता के दो मार्ग इन्होंने अपनाए दो विभिन्न देशों ने, वो किस तरह से अलग थे, क्या वो अलग अलग मार्गों पर चल के सफल हुए, उसकी एक समीक्षा हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले बात आधुनिकता के दो मार्ग। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जापान और चीन के दो अलग अलग मार्गों के बारे में, जैसा अभी हमने आपको बताया। तो पहले हम देखते हैं जापान के बारे में बात कर लेते हैं। जापान क्या है? ये एक औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से मुक्त रहा। जापान की अगर हम बात करें और इसका इतिहास अगर हम देखें तो जापान जो है वो शुरू से ही औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से मुक्त रहा था। इस पर एक छोटा देश होने के बावजूद भी किसी औपनिवेशिक देश का अधिकार इस पर नहीं हुआ, किसी पश्चिमी देश ने अपने औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, या यूँ कह सकते हैं कि जापान अपनी विशेषताओं की वजह से भी इस चीज़ से अछूता रहा होगा। इसके अलावा वहाँ की जो कुछ परंपराओं के साथ आधुनिकता का तालमेल, जापान एक ऐसा देश था दोस्तों जिसने ये जो आधुनिकता का रास्ता तय किया वो उसने अपनी परंपराओं के साथ किया। उसने परंपराओं को नहीं छोड़ा है। उसकी परंपराएं दूसरों से सीखने की, उसके राष्ट्रवाद की परंपरा, उसके जो परिवार के लिए अच्छे जो सिद्धांत थे, नैतिक गुण जो थे, उसको उसने कभी नहीं छोड़ा। तो हमने देखा था कि किस प्रकार जो मेजी लोकतंत्र था, जो मेजी पुनर्स्थापना का जो दौर आया था, उसमें किस तरीके से नई व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बावजूद भी जापान में जो नैतिक शिक्षा थी उसको अनिवार्य बनाया गया। शिक्षा के अंदर नई विद्यालय व्यवस्था लागू की गई। तो जापान ने कभी भी अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा, चाहे आधुनिकता का जो मार्ग उसने अपनाया हो, चाहे पश्चिमी देशों का उसने मार्ग का अनुसरण किया हो आधुनिकता के लिए, लेकिन अपनी परंपराओं को उसने कभी नहीं छोड़ा। इसके अलावा उग्र राष्ट्रवाद, लोकतंत्र का पतन। जापान में एक दौर ऐसा भी था, हमने देखा कि यहाँ एक उग्र राष्ट्रवाद का दौर भी आया था और जिसकी वजह से वहाँ लोकतंत्र का काफ़ी पतन हुआ था एक दौर में। हालांकि बाद में जाके हम देखते हैं अमेरिका के नेतृत्व में विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होती है, लेकिन जापान में वो दौर भी था जब उग्र राष्ट्रवाद की वजह से वहाँ लोकतंत्र का पतन हो गया था पूरी तरह से, और जापान एक तरह से औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था एशिया में। औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की राह पकड़ी जापान ने किस तरह से जब वहाँ उग्र राष्ट्रवाद हुआ, और किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी पराजय होती है अमेरिका के हाथों। और हम देखते हैं जो पर्ल हार्बर की घटना है और उसके बाद जो हिरोशिमा नागासाकी का जो दुर्घटना होती है, उसकी वजह से जापान ने एक तरह से पूरी तरह से बदल जाता है और वो लोकतंत्र की राह इख्तियार करता है। आधुनिकीकरण के विकल्प उसे चुनने को मजबूरी थी। एक तो पश्चिमी और परंपरा के बीच कौन सा वो विकल्प चुने, क्या वो पश्चिम का रास्ता अपनाए या परंपराओं का रास्ता अपनाए। लेकिन जापान जो था उसने एक मध्यम मार्ग को अपनाया। हम देखते हैं इन दोनों ही चीज़ों के बीच में क्षमा कीजिए, उन दोनों ही चीज़ों के बीच में उसने पश्चिमी और परंपरा के बीच, पश्चिमी रास्ते की बजाय, परंपराओं के बजाय उसने एक मध्यम मार्ग को अपनाना बेहतर समझा था। क्योंकि जहाँ आधुनिकता के लिए उसने पश्चिमी तरीकों को अपनाया, वहीं परंपराओं को भी उसने अपनी नहीं छोड़ा था। अपनी जड़ों से भी जापान जुड़ा रहा था। तो राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं में सुधार उसने किए, इसके लिए मध्यम मार्ग अपनाया। और इसके बाद हम बात करें, चीन की बात करते हैं, तो इस तरह से हमने देखा कि जापान ने किस तरह से आधुनिकता का जो रास्ता था वो तय किया था एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए, और उसने अपनी परंपराओं को कभी भी नहीं छोड़ा था। बीच में उसे हालांकि उपनिवेशवादी जो एक सोच थी उसके पर हावी हो गई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में उसकी पराजय के बाद उसने पूरी तरह से अपने आप को बदल लिया था और उसने एक तरह से दुनिया के सामने एक चमत्कार स्वरूप, जब हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसने चमत्कार किया पूरी दुनिया के सामने, जब उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति या वो पूरा देश द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्त हो गया था, उसके ऊपर परमाणु हमले किए गए थे, उसके बावजूद उस देश ने तरक्की की, चमत्कार किया आर्थिक क्षेत्र में। तो एक तरह से वो कहानी जो है लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जापान के उत्थान की जो कहानी है। अब हम बात करें चीन की बात करते हैं, तो चीन जो है वो थोड़ा जापान से इस मामले में समृद्ध अलग है, क्योंकि चीन के पास जो है एक ऐतिहासिक समृद्ध धरोहर रही है। कभी जापान की इस तरह की स्थितियाँ नहीं थी। जापान एक छोटा सा द्वीप था, लेकिन चीन जो था वो 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि पश्चिम एशिया की, अगर हम पूर्वी एशिया की हम बात करें तो पूर्वी एशिया की एक महत्वपूर्ण शक्ति था।
चीन, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ का छिंग राजवंश था उसकी कमजोरियों की वजह से वहाँ पर साम्राज्यवादी ताकतें आकर उपनिवेश स्थापित करने में सफल रहती है। विशेषकर हम देखते हैं कि जापान से वो पराजित होता है और पश्चिमी देश भी यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में देखते हैं कि आधुनिकीकरण शुरू, हालांकि इसकी शुरुआत 16वीं और 17वीं शताब्दी में हो जाती है जब ईसाई मिशनरी चीन में आते हैं, लेकिन उसको जो गति मिलती है, जो आधुनिक चीन के इतिहास की जो शुरुआत होती है वो है 19वीं और 20वीं शताब्दी में शुरू होती है। 19वीं शताब्दी में तो चीन जो था एशिया की प्रमुख शक्ति है, लेकिन 20वीं शताब्दी में आकर जब चीन एक कमजोर शक्ति हो जाता है तो किस प्रकार से वहाँ का पुनरुत्थान करती है साम्यवादी दल और सन्यास सेन के नेतृत्व में आधुनिक चीन की शुरुआत होती है। तो परंपराओं को ठुकराना एवं राष्ट्रीय एकता के लिए नए विकल्पों की तलाश की जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाजवादी क्रांति और दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था हम देखते हैं यहाँ पर। बीच में ऐसा लगता है कि साम्यवादी क्रांति होती है, दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर शुरू होती है। साम्यवादी क्रांति जो है चीन के इतिहास में बहुत महत्व, चीन ने जो दोस्तों क्या किया, इस नई आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए चीन ने अपने इतिहास में अपनी प्रभुसत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए, अपने औपनिवेशिक जाल से छुटकारा प्राप्त करने के लिए चीन ने एक तरह से क्रांति का मार्ग अपनाया था, जबकि जापान ने इस तरह का रास्ता नहीं अपनाया था। तो चीन ने क्रांति के माध्यम से अपना आधुनिकीकरण किया था। और देखते हैं 1978 के बाद चीन मुख्य रूप से जो रास्ता अपनाता है आर्थिक विकासों का, वो भी अपने आप में क्रांतिकारी रास्ते थे। और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो चीन है एक सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, और वो जो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो महाशक्तियां हैं उनको भी टक्कर देने की स्थिति में आज वो है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो चीन का इतिहास हमने आज पढ़ा है वो उसके लिए जिम्मेदार है। चीन की जो शक्ति है, साम्यवादी दल का जो संगठन है वो जिम्मेदार है, या चीन की जो आर्थिक सुधार जो शुरू किए 70 के दशक में चीन ने, वो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो दोस्तों आज के इस भाग में हमने चीन के बारे में और जापान के बारे में जो आधुनिकीकरण के जो रास्ते अपनाए गए थे इनके द्वारा, उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण आपको प्रस्तुत किया है। और आप तय कर सकते हैं कि समीक्षा कर सकते हैं कि आखिर किस तरह के रास्ते उन्होंने अपनाए और किस तरह के रास्ते वो सही थे या गलत थे। हालांकि आज वो दोनों ही देश एक आर्थिक शक्ति के रूप में हमारे सामने हैं। दोस्तों आगे के भाग में हम बात करेंगे कोरिया के बारे में। जो कोरिया प्रायद्वीप था, वो जिसे आजकल दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया कहा जाता है, वो किस तरह से, वो भी एक तरह से पूर्वी एशिया में एक मॉडल के रूप में हमारे सामने है। वो आधुनिकीकरण के रास्ता उसने किस तरह से अख्तियार किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।